लोगों को। हाँ, अब तक हम लोगों ने उपन्यास क्या है, उपन्यास की परिभाषा क्या है, उपन्यास का तात्विक विवेचन देखा, और कल की तरह का हमने प्रेमचंद पूर्व उपन्यास की परंपरा को एवं उनकी विकास धारा को देखा। आज हम लोग चलते हैं कुछ एक अलग सी बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, और वो क्या है, तो ये उपन्यास जिन्होंने लिखा समय सरगम या उपन्यासकार जो है वो वह है कृष्णा सोबती। एक्चुअल देखा जाए तो साठोत्तरी कहानियों में साठोत्तरी जो उपन्यास की परंपरा चलती है उनमें कृष्णा सोबती जी का नाम अग्रसर माना जाता है। तो उनकी जन्म कुंडली क्या है, उन्होंने कौन कौन से उपन्यासों को लिखा, किन किन प्रकार के उपन्यासों को लिखा और कब लिखा है, सारा का सारा दस्तावेज हम आज आपके सामने रखना चाहेंगे। तो हिंदी की जो सुविख्यात हमारी बुद्धिजीवी लेखिका है कृष्णा सोबती, इनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1925 में गुजराल, यहाँ मतलब जो पाकिस्तान के पंजाब में है ना, जो झेलम चेनाब नदियों के बीच का इलाका पाया जाता है उसमें हमारी कृष्णा सोबती जी का जन्म हुआ। और जब देश विभाजन के बाद में पाकिस्तान का यह हिस्सा बन गया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के काल में भी कृष्णा जी या 22 साल की थी, और तब स्वतंत्र देश की लेखिका और नागरिक होने के नाते एक साधारण व्यक्ति की हैसियत से वह जी रही थी। और कृष्णा ही एक अपने प्रारंभिक काल में देश और समाज की दृष्टि से उथल पुथल का वह काल था उनके जीवन में। तो उनके जन्म के बारे में कृष्णा सोबती जी कहना चाहती है कि जिंदगी की शुरुआत सिर्फ जन्म से नहीं होती। उनके जन्म के संदर्भ में उन्हीं के जो विचार है उन्हीं को हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि जिंदगी की शुरुआत सिर्फ जन्म से नहीं होती, परिवर्तन एवं बदलाव के साथ होती है। शताब्दी की पहली चौथ में ही जन्मी मेरी पीढ़ी ने उसे घटित होते देखा, और जिसके लिए कोई इंतजार करती है, और कई बार शताब्दियां भी। मतलब देखिएगा, यहाँ इस जगह पर उन्होंने बताने का प्रयास किया हुआ है कि शताब्दियां किस प्रकार से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ इस रूप में स्पष्ट नजर आता है कि कृष्णा सोबती का जन्म स्वातंत्र पूर्व काल में हुआ और लेखन स्वातंत्रोत्तर काल में। मतलब उनका जो जन्म है वो स्वतंत्रता मिलने से पूर्व हुआ है ना, और जो उन्होंने लेखन कार्य किया वह जब स्वतंत्रता मिल गई थी तब के काल में। अब देखिएगा, जन्म तो पता चल गया कि गुजरात में हुआ, क्योंकि वह पाकिस्तान की एक एरिया के रूप में प्राप्त होता है। अब देखिएगा कि उनका जो बचपन है या उनका परिवार है, उनकी बहनों के बारे में कल हमने शेयर किया था आपको, तो कौन से परिवार में उनका जन्म हुआ, तो जिस परिवार में हमारे कृष्णा सोबती का जन्म हुआ तो उसमें उनके माता पिता भाई बहन के बीच में कृष्णा जी का बचपन बीता। और इस परिवार में देश की आजादी के प्रति जिज्ञासा थी, लालसा भी थी, प्रतीक्षा थी। जैसे ही देश को आजादी मिली, इस परिवार में खुशी की लहर दौड़ी। और इनके परिवार में कृष्णा सोबती की 3 बहनें भी हैं। बड़ी बहन जो है उनका नाम है राज चोपड़ा, दूसरी है कृष्णा सोबती, और तीसरी है छोटी सुषमा अबिल। उनका एक भाई भी है, उनके भाई का नाम है जगदीश सोबती। और इस प्रकार वो भाई बहन बड़े प्यार से उस परिवार में रहते थे, और बचपन से ही उनके परिवार में लाड प्यार और अनुशासन की कोई कमी नहीं थी। पता ही चल जाता है कि जो बचपन रहता है हमारा और बचपन किस प्रकार से गुजरता है, मतलब भाई बहने हैं तो लड़ाई झगड़ा है, प्यार है, सारी कशिशों के साथ ये उनका परिवार आगे बढ़ता है। पुस्तकों के प्रति लगाव कृष्णा सोबती को बचपन से ही था। मतलब देखिए कि बचपन से ही लगन रहती है ना, कई लोगों को बचपन से ड्राइंग बनाना है, पेंटिंग बनाना है या कार्टूनिंग बनाना है, हर एक प्रकार की अपनी अपनी जिज्ञासा होती है। ठीक यही लगाव पुस्तकों के प्रति था, और वो भी कृष्णा सोबती को। उनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी का नाम है दीवान पृथ्वीराज सोबती, और दीवान पृथ्वीराज सोबती जी कार्य करते थे फौज में। और उनकी जो माता थे, मतलब कृष्णा सोबती जी की माँ श्रीमती दुर्गा सोबती, पिताजी फौज में होने के कारण उनका हमेशा तबादला हो जाता था, मतलब चेंजेस होता था उनके लाइफ में, कभी यहाँ रहते थे कभी वहां रहते थे। और वहां जब वो जहां पर भी जाते हैं बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पुस्तकें लेकर आते हैं, यानी उनके परिवार में पुस्तकों के प्रति विशेष रुचि रही है। मतलब उनका हम यूं कहें कि क्लाइमेट ही देश काल वातावरण की कल की तासिका में हमने बात की, तो यहाँ इस जगह पर उनका जो क्लाइमेट है वह परिवार के साथ पुस्तकों के साथ रुचि के पूर्ण रहा है। और अलग अलग पुस्तकों के साथ सभी भाई बहन अपने अपने रुचि के अनुसार पढ़ा करते थे। कृष्णा सोबती, अब देखिएगा कि कृष्णा सोबती सोबती एक सोहबत में क्या लिखती है, मतलब जो सोबती उनका परिवार है
और सोबती सोहबत, सोहबत का मतलब होता है संगत में साथ चलने वाला। तो जैसे जैसे हम भाई बहन बड़े होते गए, रुचि के मुताबिक अपनी अपनी पसंद की किताबों के नजदीक पहुंचते गए, और समय सरगम में कृष्णा सोबती आने तत्कालिक पारिवारिक जीवन का प्रतिबिंबित पात्रों के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करती है। मतलब जितने भी प्रतिबिंब उन्होंने अपनी लाइफ में देखे, भुगते, उसे उन्होंने क्या किया, अपने पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका जो बचपन है माता पिता एवं भाई बहन के साथ में वह पिता, और साथ ही में उन्होंने किताबें पढ़ने के प्रति इस परिवार में विशेष रुचि भी दिखाई देती है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने किताबों के प्रति रुचि है। सभी बच्चे किताबों के साथ लगे रहते हैं। अब देखिएगा, हमने आपको जन्म के बारे में बताया, जन्म के साथ साथ हमने आपको उनका जो परिवार है उसके बारे में, उनका बचपन किस प्रकार से बीता वह बातें बताई। अब हम लोग धीरे धीरे बड़ी हुई हमारी जो कृष्णा सोबती है उनकी ओर चलते हैं। तो उनकी जो वेशभूषा है, उन्होंने क्या क्या पहनती थी, कैसे वह रहती है, उसके संदर्भ में। तो कृष्णा सोबती की वेशभूषा अत्यंत सीधी सादी परिलक्षित होती है। मतलब बहुत ज्यादा महंगे कपड़े पहना या बहुत ज्यादा जो हम कहें कि तड़क भड़क वाले, तो वो उनको पसंद नहीं था। तो बिल्कुल सीधे साधे परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है। हम आपको हमारे बुक के जो अंतिम पृष्ठ है उस पर भी यदि दिखाने का प्रयास करेंगे तो आप उसे समझ जाएंगे कि कितनी सीधी सादी है वह, और वे महीन कपड़े ज्यादा पसंद करती है। मौसम के हिसाब से कंधे पर शॉल ओढ़े रहती है। देखिएगा कि वो हमेशा कैसे रहती हैं। और चश्मे के भीतर से झांकती हुई उनकी भूरी दो जो आंखें हैं वे अंतर्मन को टटोलती है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि किसी एक व्यक्ति की आंखें हमें बहुत पसंद आती है, किसी के बाल बहुत पसंद आते हैं, जो भी हो, लेकिन यहाँ इस जगह पर जो चश्मे के भीतर से जो उनकी झांकती हुई आंखें हैं, है ना, तो वो झांकती हुई आंखें ऐसे लगती है कि जो हमारे अंतर्मन को टटोल रही है। और कृष्णा सोबती की जो वेशभूषा है, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो साड़ी को बहुत अच्छा पसंद करते हैं, तो वो पंजाब में, मतलब वो पाकिस्तान के कुछ उस एरिया में रही, और जिस कारण उन पर वो पंजाबी सलवार का बहुत अच्छा गहरा असर हुआ। सुकॉन यहाँ इस जगह पर पेश उनकी जो वेशभूषा है वह पंजाबी सलवार उनके, और सर पर हमेशा पल्लू रहता है। मतलब एक खास चीज उनकी जो पॉइंट आउट करने की है कि कभी ना नीचे सिसकने वाला है ना, नीचे सिसक जाता है, हम लोगों को पल्लू लेने की आदत नहीं रहती ना, तो हम लोगों का पल्लू नीचे सिसक जाता है। तो उनको सलवार हमेशा पंजाबी सलवार ही पहनती थी और सर पर हमेशा उनके पल्लू रहता है। हमारी बुक का आखिरी पन्ना यदि आप लोग देखोगे तो उसमें भी पंजाब का पंजाबी सलवार उन्होंने पहनी हुई है और सिर पर हमें उन्होंने जो पल्लू पहना हुआ है उसे दिखाया गया है। तो जो कभी नीचे सिसकता नहीं है ऐसा। तो स्वयं कृष्णा सोबती जो है वह अपनी वेशभूषा के बारे में, देखिए हमने हर एक चीज के बारे में आपको उनकी राय जो है वह भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो क्या कहती है, तो वो कहती है कि एक घमंडी औरत और चमक दमक वाला लिबास, एक घमंडी औरत और चमक दमक वाला लिबास और अपने को दूसरों से अलग समझने वाले लोगों से नफरत है। वैसे तो पंजाबी सलवार कुर्ता ओढ़नी और उसके ऊपर शॉल लेना ही पसंद करती है। अब देखिएगा कि वो घमंडी औरत जो है, वो चमक दमक वाला जो उसका लिबास है या अपने को दूसरे से अलग समझने वाले लोगों से वो नफरत करती है। और पंजाबी सलवार है, कुर्ता ओढ़नी है और उसके ऊपर शॉल लेना वो पसंद करती है। वेशभूषा में उनको सादगी पसंद है, सीधा साधा लिबास जो उनके मन को भाता है और वह वो पहन लेती है। रंग बिरंगे कपड़े भी उन्हें अच्छे लगते हैं। वो कहती है कि आप वो पहनिए जो अपने मन को भाए। मतलब हम कई बार यह सोचते हैं ना कि क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी लगती हूँ, और यदि मैं अच्छी लगती हूँ और दूसरे किसी ने भी कमेंट्स मेरे लिए अच्छे रखे तो हम क्या करते हैं, उसे पहनते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यदि हमारे दोस्त ने, हमारी सहेली ने, हमारे भाई ने, बहन ने, किसी ने भी यदि टोक दिया कि यार ये कपड़ा तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन कृष्णा सोबती जी का मानना क्या है कि हम ऐसे ही कपड़े पहने जो हमारे मन को भाते हैं। चलिए, अब हम लोग देख चुके हैं कि उनका जन्म क्या है, उनका बचपन किस जगह पर बीता, उनकी वेशभूषा क्या है। अब हम लोग चलते हैं कि उनकी शिक्षा कहाँ और किस जगह पर हुई। तो कृष्णा सोबती की जो पिताजी है, जैसे कि हम पहले ही आपसे बता चुके हैं कि कृष्णा सोबती जी के पिताजी जो है वह फौज में थे। और आपको पता ही है कि फौज में जो लोग रहते हैं उनका हमेशा परिवर्तन होता है, हमेशा तबादला होता रहता है।
और इसलिए हाँ, किसी के माइक की आवाज आ रही है तो आप प्लीज आपके माइक को ऑफ कर दीजिएगा, ताकि सारे बच्चे को हमारी आवाज ठीक ठाक ढंग से पहुंच पाए। कृष्णा सोपती जी के पिताजी जो थे वो फौज में होने के कारण उनका हमेशा तबादला होता है, और इसलिए उनकी शिक्षा अनेक स्थानों पर हुई, जैसे दिल्ली है, शिमला है, लाहौर है। हमारी आवाज तो आ रही है ना? रश्मि, पूजा। हाँ, कोई व्यक्ति हेलो हेलो कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। सुषमा, आपका माइक ऑफ कर दीजिएगा। हाँ, जो भी हो आप प्लीज समझ जाइएगा, क्योंकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। तो चलिए अब हम लोग शिक्षा की पर बात करते हैं कि उनकी जो शिक्षा हुई, तबादला होने के कारण अनेकों स्थानों पर यहाँ से वहां उनको जाना पड़ा, जैसे दिल्ली गए, शिमला गए, लाहौर गए। और देश विभाजन के साथ साथ फिर कृष्णा सोबती लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में पढ़ रही थी। मतलब जब देश विभाजन की बात चल रही थी, जब देश विभाजन चल रहा था, तो विभाजन के साथ हमारी जो कृष्णा सोबती है लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में पढ़ रही थी। आपको एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा में जैसे गूगल फॉर्म में आप लोग भर रहे हो, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृष्णा सोबती किस कॉलेज में पढ़ रही थी, कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ। अब ये सारी चर्चा जो हम लोग कर चुके हैं उसी पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आज की तासिका के पश्चात ही आप लोगों को हमारे जो 2 रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो हम डाल देंगे। तो विभाजन के समय वह पढ़ाई छोड़कर दिल्ली आए, और उसके बाद 1950 तक उन्होंने सिरोही के महाराजा तेसिया की यहाँ गवर्नर का काम भी किया। अब देखिएगा, हमारी कृष्णा सोबती बड़ी हो चुकी है, उनका बचपन को आप हम लोग जन्म के साथ साथ उनके बचपन को देख चुके हैं। बचपन के साथ साथ अब हम लोग उनकी उनका जो युवावस्था है उसे भी देख रहे हैं, उन्होंने कोस किस प्रकार की वेशभूषा पहनते थे उसे भी हम लोग देख चुके हैं। अब उनकी पढ़ाई के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि देश विभाजन के साथ कृष्णा सोबती लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में पढ़ रही थी। विभाजन के समय वह पढ़ाई छोड़कर दिल्ली आई, और उसके बाद 1950 तक उन्होंने सिरोही के महाराजा तेज सिंह की यहाँ गवर्नर का काम किया। उसके बाद उन्होंने 1 वर्ष तक दिल्ली की आर्मी स्कूल में अध्यापिका का काम किया। देखिएगा कि उनकी जो धरोहर है वह कहाँ से कहाँ तक चली आ रही है। फिर 1952 से लेकर 1980 तक दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में उन्होंने संपादन का काम किया। 1980 में साहित्य सेवा को पूर्ण रूप से अपनाने के कारण उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मतलब उन्हें लगा कि मतलब जब न तो आपका और न तो हमारा जन्म हुआ था, और उस समय में उन्होंने साहित्य सेवाओं को पूर्ण रूप से अपनाने का उन्होंने फैसला ले लिया, और उन्होंने अपनी नौकरी को इस्तीफा दे दिया। बात चलती है दोस्तों 1982 की। तो उस समय में उन्होंने भोपाल के निराला सृजनपीठ की आवासीय लेखिका रही। मतलब जो निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि आप उनको जानते होंगे, उन्होंने इंदौर में भोपाल में बहुत अच्छा सृजन कार्य किया। तो सृजनपीठ की जो आवासीय लेखिका रही, और भारत विभाजन पर आधारित प्रसिद्ध धारावाहिक बुनियादी की परामर्शदात्री का काम भी उन्होंने किया। मतलब जो टेलीविजन पर कल की तासिका में हमने आपको बताया कि अलग अलग फिल्मों का निर्माण हुआ, तो यहाँ इस जगह पर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि एक सीरियल चली जिसका नाम था बुनियादी। तो बुनियादी की परामर्शदात्री का काम भी कृष्णा सोबती ने किया। उसके बाद वे शिमला के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज के द्वारा सरकार के द्वारा नियुक्त सदस्य भी रही, और आज वे केंद्र सरकार के साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्य भी पाई जाती है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण ही नहीं किया, अपितु उन्होंने पूरे विदेश की यात्रा की। उनके जो अनुभव रहे वे उनके कथन में, उनके कथ्य में बहुत ही विलक्षणीय तेवर और सुसमृद्ध सारांश का सृजन भी उन्होंने किया। और अंत तक वह लेखन कार्य करने वाली कृष्णा जी सन 2017 को उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और उनका जो देहांत है वह देहांत 25 जनवरी 2019 को हुआ। मतलब अब यदि हम बात करते हैं कृष्णा सोबती के साहित्य की, तो साहित्य हमारे साथ तो परिमार्जित होता है दोस्तों, लेकिन साहित्य के साथ साथ उनका जो ज्ञानपीठ
पुरस्कार उन्हें मिला 2017 में, तो वह भी अत्यंत उल्लेखनीय बात है। अब चलिए हम आपके साथ और चीज शेयर करना चाहते हैं कि वह खान पान के बारे में। तो उनके खान पान के बारे में क्या रुचि थी और क्या वह कौन कौन सी चीजों को आत्मसात करने वाली वह महिला थी, उसे भी हम आपके सम्मुख रखेंगे। तो एक चीज है कि कृष्णा जी जो है वह पंजाब में रहती थी और खास तौर पर पंजाबी खाना उन्हें बहुत पसंद था। आपको पता ही है कि पंजाबी में क्या क्या मिलता है, जैसे यदि बात करें तो छोले भटूरे हैं, तो इस प्रकार से। तो अपने खान पान के बारे में स्वयं कृष्णा जी क्या कहती है, उन्हीं के शब्दों से सुनिएगा। हम हर चीज उनके शब्दों के साथ आपसे शेयर इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम उनके व्यक्तित्व के साथ बहुत अच्छी तरीके से आप उसे समझने का प्रयास करें। उनके खान पान के बारे में यदि कहना चाहते हैं तो कृष्णा जी क्या कहती है सुनिएगा। तो वो कहती है, हमसे पूछिए तो गेहूं की तंदूरी रोटी का मक्खन और धीमी धीमी आंच पर पकी चापों की इलाही कर। मुंह में पानी आ गया, देखिएगा। वो क्या कहते हैं, गेहूं की तंदूरी रोटी और उस पर लगाया गया मक्खन, और वह भी कैसे, धीमी धीमी आंच पर पकी हुई चापों की इलाई की गंध, और इसके आगे दुनिया की सब नियामतें फीकी हैं। और कृष्णा जी हल्का फुल्का खाना पसंद करती हैं। जैसे उनका रहन सहन सादगी से युक्त है, वैसे ही खान पान भी सीधा साधा है। विशेष रूप से कृष्णा जी को तंदूर की रोटी और मक्खन ज्यादा प्रिय है। फल खाने की भी वो शौकीन है। फलों में उन्हें सबसे ज्यादा सेब प्रिय है, और धीमी आंच पर पका बिना पानी का गोश्त भी उन्हें पसंद है। शरीर को जितना लगता है उतना ही खाना वह लेती है। कृष्णा जी अपने लिए बहुत कम चीजें खरीदती हैं। कृष्णा सोबती पर अपने माता पिता के स्वभाव का गहरा प्रभाव भी दिखाई देता है। उन्होंने पिताजी से शौक से खर्च करना सीखा है, तो माताजी से उन्होंने व्यर्थ का व्यय टालना सीखा है। होता ही है ना, मतलब पिता जो होते हैं वो ज्यादा खर्चालू स्वभाव के होते हैं, तो माता कम खर्च करती है, मतलब माता कंजूस होती है। और यदि पिता कंजूस होते हैं तो माता को हाथ बटोरना पड़ता है, इस प्रकार। तो फालतू खर्च उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसके बारे में कृष्णा सोप्ती कहती है कि करने का ढंग मेरा न बहुत छोटा है न बहुत बड़ा। माँ से सीखा है कि जो भी खर्च करो यह न लगे कि लुटाया जा रहा हो, और पिताजी से यह कि ऐसे खर्च करो कि अपने को भी खाली जरूरत न लगे, शौक लगे। और इन दोनों का रंग मिला जुला रंग है, और वो रंग मुझ में खिला हुआ है। और इसी से स्पष्ट है कि इन्हें न कंजूसी माननी है और न ही आवश्यक व्यय। आवश्यक और किफायती लेन देन ही उनकी अभिरुचि बनती है। और इस प्रकार उनको अलग अलग प्रकार की जितने पुरस्कार मिले, सम्मान मिले, वह कौन से हैं, तो यह बात अत्यंत ध्यान देने लायक है दोस्तों। 8 पुरस्कारों से पुरस्कृत हुई है हमारी कृष्णा सोबती। और यदि हमारी वाणी आप लोगों तक बहुत ठीक ठाक ढंग से पहुंच रही है, तो आप लोग हो सके तो उससे रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आपको ये सारी चीजें नोट्स के माध्यम से हम देने वाले हैं, फिर भी बताना चाहेंगे, गूगल फॉर्म को फिलअप करना है, आज ही फिलअप करना है, तो ये सारी जानकारी आपके पास आज ही होना जरूरी होगा। साहित्य शिरोमणि पुरस्कार मिला 1980 में, ध्यान देकर सुनिएगा। फिर से एक बार कहते हैं कि कृष्णा सोबती को 8 पुरस्कारों से पुरस्कृत हुई। साहित्य शिरोमणि पुरस्कार मिला 1980 में। साहित्य अकादमी का मेहतर फेलो मिला पंजाब विश्वविद्यालय से 1980 और 1982 में। फिर से एक बार साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला 1980 में, और हिंदी अकादमी दिल्ली पुरस्कार मिला 1982 में। साहित्य अकादमी का 72 सदस्य, मतलब जो फेलोशिप हम लोग कहते हैं, तो 1906 उन्हें प्राप्त हुआ। मैथिली शरण गुप्त का जो राष्ट्रीय सम्मान है वह 1996-97 में उन्हें मिला। रामकृष्ण जायदार हारमोनी अवार्ड जो है वह 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हुआ वह 2017 में, जिनकी हमने अभी भी बात की, तो वह भी उन्हें 2017 में प्राप्त हुआ। और इन पुरस्कारों की शुरुआत 1980 या 1982 के सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा बनाने वाले रचनाकारों एवं कलाकारों के साथ सम्मानित करने के साथ। इसके साथ ही हिंदी में
अकादमी से 2000 के लिए और 2001 के लिए उन्होंने अपने सर्वोच्च पुरस्कार शलाका सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार को कृष्णा सोपती ने अस्वीकार किया। उनके ही शब्दों में अस्वीकार करने की मुख्य वजह एक ऐसे दृष्टिकोण का विरोध था जिससे लेखक की गरिमा आहत होती थी, क्योंकि आजकल संस्थाओं द्वारा अपने लोगों को पुरस्कृत करने की होड़ लगी हुई है। यह बात गलत है और इससे पुरस्कार की गरिमा घटी है। स्पष्ट है कि हाल ही में मिला हुआ सन 2006 और 7 का वह सम्मान भी उन्हें प्राप्त है और इस तरह अनेक पुरस्कारों से सम्मानित कृष्णा सोपती हिंदी साहित्य का एक चमकता हुआ सितारा हमारे बीच मौजूद है। अब देखिएगा, हमने जन्म के संदर्भ में चर्चा की, बचपन के संदर्भ में चर्चा की, शिक्षा के संदर्भ में चर्चा की, खान पान के संदर्भ में चर्चा की, उनके परिवार के संदर्भ में चर्चा की, उनके वेशभूषा के संदर्भ में चर्चा की। अब हमारा अगला पॉइंट उभर कर आता है उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनका व्यक्तित्व कैसे था। बाहरी वेशभूषा कितने में सीधी सादी हो, लेकिन अंदरूनी मन यदि बहुत तीखा होता है तो बात नहीं बन पाती। और ठीक वही बात यहाँ इस जगह पर भी है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व हमारे कृष्णा सोपती जी का था। तो आधुनिक भारतीय साहित्य में स्त्री चेतना का प्रखरतम प्रवक्ता संघर्ष में निसंदेह दोहराता है और उन्होंने जहाँ एक कलाकार का अनिवार्य अकेलापन झेला, वही पुरुष प्रधान समाज में स्त्री होने के दुर्निवार सत्य को भी, और इस दोहरे संघर्ष में एक रचनाकार का व्यक्तित्व उनकी असली पहचान बन जाती है। अकेले रहना, कृष्णा सोपती एक वक्त, अब देखिएगा कि जहां एक कलाकार की बात चलती है तो कृष्णा सोपती कहती है एक वक्त, एक खतरा, एक तुलसी, एक संवेदना, एक जिंदगी। और हिंदी की अत्यंत विवादास्पद लेकिन अद्वितीय कथा लेखिका कृष्णा सोपती के लिए लिखना महज लिखना नहीं, एक जिंदगी और उसकी तमाम हरकतों को पोर से रचनाओं में उतार देना है। जैसे एक मौसम से गुजरकर अलग हो जाना और फिर दूसरे मौसम से गुजरना, कुछ इस तरह का जीवन सिलसिला कृष्णा सोपती के साथ जुड़ा। रचनाकार के व्यक्तित्व का अध्ययन उनकी कृतियों को समझने के लिए निश्चय ही सहायक सिद्ध होता है। व्यक्तित्व का प्रभाव कृतित्व पर दिखाई देना, कृतित्वों के अध्ययन में सहायक बन जाना और उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर यदि हम प्रकाश डालते हैं तो सबसे पहला प्रकाश हम उनका एक अपूर्व व्यक्तित्व है ना, मतलब एक खास विशेषता जिसे हम कहें वह कौन से, तो कृष्णा सोपती हिंदी की सबसे बड़ी बोल्ड लेखिका मानी जाती है ना। बोल्ड का मतलब आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो बोल्ड इस शब्द के अर्थ से आप लोग परिचित हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि हम लोग ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पूजा, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़े बेटा हम लोग। जा, जागृति नहीं जुड़ी है, क्या बात है, जागृति का क्या प्रॉब्लम है उनको पूछिएगा जरा। जागृति से आज कॉल करके पूछ लीजिएगा, जागृति को जुड़ने को बोल दीजिएगा। हाँ, तो जो बातें पुरानी परंपरा को उखड़ना चाहती है वह साधारण कामों से बिल्कुल अलग हो जाता है और इस संदर्भ में जो कृष्णा सोपती की रचना है वो बोल्ड लगने लगती है। उन्हें बोल्ड, उन्हें ऐसा लगता है कि इस संदर्भ में मुझे मेरी रचनाएं बोल्ड नहीं लगती। हाँ, उसको स्वीकृति मिलने में थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक खास ढंग से धीरे धीरे पाठक उसे सहमत होता है। रूढ़ियों में लिपट कर जीना उन्हें कभी प्रिय नहीं लगा। अपने स्वतंत्र विचारों में वह जीती रही। जैसे हमने बताया ना आपको कि जैसे ड्रेस के बारे में उन्होंने बता दिया कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं पहन लेती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि किसी को क्या लगता है। स्वतंत्र विचारों से वह जीने वाली महिला है, तो उसमें किसी का भी हस्तक्षेप हुआ नहीं चाहती। स्वतंत्र विचार उसके हैं और उन विचारों में किसी को वह डालना या ये किया वो किया, ये सारी चीजें उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो कृष्णा जी कभी भी अपने निर्णय से विचलित नहीं थे। जो निर्णय उन्होंने ले लिया, मतलब जो तय कर लिया बस तय कर लिया, है ना। मित्रों मरजानी को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित करते समय इस रचना को अश्लील कहकर घोर विरोध हुआ कि ये जो मित्रों मरजानी उनकी जो रचना है यह अश्लीलता की ओर चली जाती है, लेकिन लेखिका अपनी रचना को अश्लील कहने को तैयार नहीं थी।
अपने निर्णय से वो विचलित नहीं हुई। मतलब जब अशोक वाजपेयी ने इसके बारे में लिखा कि यह कह पाना कठिन है कि कृष्णा सोप्ती को अदम्य ऊर्जा कहाँ से आती है। देखिए ना, जब कोई नारी अपने वर्चस्व को दिखाना चाहती है तो पुरुष वर्ग कहीं ना कहीं उसे टटोलने का प्रयास करते हैं। और यही बात हुई कि जब अशोक वाजपेयी ने उनके लेखन कार्य को देखा परखा तो वो क्या कहते हैं कि कृष्णा सुक्ति को पता नहीं कि अदम्य ऊर्जा कहाँ से आती है, पर यह देखना सुखद है कि वह मुख्यतः उनकी रचना में चली जाती है। उनकी रचना जिनकी कहानी है, उनकी कहानी तो होती है, वह उनकी ऊर्जा का भी दमकता और मर्मस्पर्शी दस्तावेज के रूप में प्राप्त होता है। उनकी जो हर रचना है उसकी ऊर्जस्वी व्यक्तित्व का वो परिचायक बन जाती है। उनका मानना है कि लेखक के ऊपर किसी भी तरह का नियंत्रण होता है, चाहे वो राजनीतिक घुसपैठ ही नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ लेखक हैं। मतलब चूंकि जो लेखक होता है ना, तो उस लेखक को केवल एक बात ध्यान में रखनी है कि न तो वो पुरुष है न तो वह स्त्री है। बस उसे याद चीज रखनी है कि न नर के बीच में रखना है और नारी के बीच में रखना है। बस वो लेखक है, उसे अपने लेखन कार्य को कंप्लीट करना है और वह स्वतंत्रता चाहती है। मैं तो अपनी आजादी का बहुत ख्याल करती हूँ। आजादी छोटी चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है। एक लेखक जितना मामूली लगता है उतना मामूली वह नहीं होता, साथ ही जितना साधारण लगता है उतना असाधारण भी नहीं होता। लेखक की तीसरी आंख भी होती है जिसमें वह उन चीजों को भी नहीं होता। लेखक की तीसरी आंख होती है जिसमें वह उन चीजों को भी देख लेता है जिसे दूसरे नहीं देख पाते, है ना। मतलब एक ऐसी तीसरी आंख उस लेखक को होती है दोस्तों कि जो दूसरे आदमी नहीं देख सकते, लेकिन वह लेखक जो होता है वह उस तीसरी आंख से देख सकता है। और वो तीसरी आंख कौन सी होती है? कल्पना की। समाज एक और, यथार्थता एक और कल्पना एक और है। तो लेखिका अपने को इंसान की उस बड़ी बिरादरी की अंग मानती है और नीच की चिंताओं से परे अपने को व्यापक सामाजिक संदर्भ से जोड़ने का प्रयास करती है। और उनके अनुसार लेखक और पाठक के बीच का जो रिश्ता है ना, वो इतना गहरा है कि रचना का सबसे बड़ा जो पहला होता है, तो रचना का गहरा असर उस पाठक पर होता है और पाठक लेखक ही होता है और कोई नहीं होता। और रचना का प्रबुद्ध पाठक स्वयं लेखक बन सकने की हैसियत भी रखता है। जहां पर वो रचना लिखता है, कोई भी रचना करता है, तो रचनाकार रचना करते समय यह भी ध्यान में रखता है कि वो पाठक किस प्रकार से उसे, किस रूप में उसे आत्मसात करेगा। वास्तव में देखा जाए तो पुरुष प्रधान समाज में नारी को अपनी पहचान बनाना, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कृष्णा सोप्ती ने अपनी प्रतिभा पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना स्थान अनायास बना लिया। लेखिका स्वयं कम लिखती है और कम लिखने को ही अपना साहित्यिक परिचय मानती है। ग्रस्त जीवन से मुक्त होने के कारण वे अपना पूरा समय साहित्य सेवा में लगा सकती हैं। उनका अपना अभिमत है कि पारिवारिक जीवन लेखक को अपाहिज बना सकता है। देखिएगा, यही जो वाक्य हम आपको बताना चाहते हैं, इसी वाक्य को आधार बनाकर कल से जो हमारे उपन्यास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कृष्णा सोप्ती का उपन्यास समय सरगम, तो पारिवारिक जीवन लेखक को अपाहिज कैसे बनाता है इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस वाक्य को याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि कृष्णा सोप्ती का मंतव्य है कि पारिवारिक जीवन लेखक को अपाहिज बना सकता है। परिवार का शोरगुल रचना में बाधक हो सकता है। दो चीजें आपको बताई कि पारिवारिक जीवन लेखक को अपाहिज बना सकता है और परिवार का शोरगुल रचना में बाधक हो सकता है। नारी मन तथा नारी जीवन का उन्होंने जिस गहराई से चित्रण किया, उससे उन्हें अपने काल की सशक्त लेखिका सिद्ध कर दिया। क्योंकि रोहिणी जी का कथन है कि एक स्त्री के नजरिए से कृष्णा सोप्ती को जब जब देखा, लगता है मित्रों का बाना पहनकर जो धमाका उन्होंने किया वह तो होना ही था। देखिएगा, अब यहाँ इस जगह पर हमने आपसे चर्चा की कि कृष्णा सोप्ती का जन्म कहाँ हुआ, कृष्णा सोप्ती का बचपन कहाँ बीता, कृष्णा सोप्ती की शिक्षा कैसे रही, कृष्णा सोप्ती का परिवार कैसे रहा, कृष्णा सोप्ती का परिवार के साथ साथ हम उनके खान पान के भी बारे में चर्चा कर चुके हैं।
कृष्णा सोप्ती का अध्ययन अध्यापन कार्य किस जगह पर हुआ? उन्होंने साहित्य सृजन को किस प्रकार से की परंपरा को, उनकी वेशभूषा के बारे में हमने आपसे चर्चा की। साहित्य में अपने आप में किस प्रकार से लिखते हैं कि परिवार की जिम्मेदारियों को अब देखिएगा किस प्रकार से साहित्य सृजन की प्रक्रिया है उसे हम अपने को देखने का प्रयास करती है। अपने लेखन के बारे में वो खुद अंतर्मुख होकर सोचने लगती है और तब वो क्या पाती है। तो लिखना तो केवल मूल्यों के लिए होता है, मूल्य तो दावेदारों के लिए नहीं होते। और उनका मानना क्या है कि हर सच्चा लेखक जो होता है अपने चाहने से लेखक बनता है ना, जबरदस्ती से लेखक नहीं बनना चाहिए। कल की तासिका में भी हमने आपको बताया था कि आप यदि कुछ राइटिंग करना चाहते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं तो शौक से लिखिए। किसी को कहानियां लिखना पसंद है, किसी को निबंध लिखना पसंद है, नाट्य कला, यदि आप लोगों को जो आपको जो अच्छा लगता है वो आप लोग लिखते जाइएगा। तो किसी के कहने से मत लिखिएगा, अपने मन से पूछिएगा और आपके मन ही आपको बताएगा कि आपको क्या लिखना है। तो कृष्णा सुक्ति का कहना है कि साहित्य और कला के क्षेत्र में शील और अश्लील के प्रश्नों को उठाना मुनासिब नहीं। तथाकथित नैतिकता और धर्म के चौखटों के बाहर इंसान की जो जिंदगी होती है वह बहुत बड़ा हिस्सा फैलती है और इसकी उम्मीदें, आस्थाएं, इसकी कमजोरियां, प्यार और आर्थिक संघर्ष, इन सबको किसी एक के नाम पर छांट देना, उन्हें किसी दायरे से बाहर कर उन पर फैसले देना मुनासिब नहीं है। साहित्य और कानून की निगाह एक नहीं हो सकते। साहित्य जीवन का दर्पण है और जिंदगी की बंदिश नहीं। साहित्य सत्य को अपने में संजोता है और उसे खुलेपन में पनपने देता है। और यहाँ एक जगह पर उनकी दृष्टि से मतलब साहित्य जो जीवन का दर्पण है, जिंदगी की बंदिश नहीं है। साहित्य सत्य को अपने में संजोता है और उसे खुलेपन में पनपने देता है। उनकी दृष्टि से यदि देखा जाए तो साहित्य जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस साहित्य में जीवन की केवल अच्छाइयां या बुराइयां नहीं होनी चाहिए, उसमें जीवन की करुण, घुटन, पीड़ा, व्यथा, हर किसी चीज का चित्रण, उससे नरक नहीं बनना चाहिए। और उससे दुख के साथ साथ जीवन के सुनहले जो पल होते हैं, अर्थात जीवन के सुनहले पल माने क्या, तो अपने सुख के क्षण भी उनको भी उन्हें देने चाहिए। साहित्य लेखन के बारे में कृष्णा जी का जो विचार है वह क्या है, उसे हम आपके सम्मुख रखेंगे। तो वो कहती है, दोस्तों हर लेखक अपने लिए लेखक है। वह क्या कहती है देखिएगा, दोस्तों हर लेखक अपने लिए लेखक है, अपने किए लेखक है। वह अपने चाहने से लेखक है। अगर वह संघर्ष से जूझता है, परिस्थितियों से टक्कर लेता है, तो उसका एहसान किसी दूसरे पर नहीं है, सिर्फ उसकी अपनी कलम पर है। कोई भी अच्छी कलम मूल्यों के लिए लिखती है, मूल्यों के दावेदारों के लिए नहीं। अगर ऐसा नहीं तो लेखक और कलाकार शामियानों और विज्ञान भवनों की शोभा बनकर रह जाएंगे। आज की जो युवा पीढ़ी है, तो आज के युवा लेखकों को वह आत्मविश्वास से लिखने की प्रेरणा देती है ना, क्योंकि वह सत्यनिष्ठ है। और इन सब का कारण है कि वह सत्य बहुत दुर्लभ होता है, बड़ी भीड़ में भी वह हमारे सामने आता है। उनके लेखन को वह आवाज देता है। कृष्णा सोप्ती का लेखन एक खास और नए किस्म के त्योरों से गढ़ा हुआ और संवारा हुआ है। उनका समग्र साहित्य में उनकी बौद्धिकता की गहराइयों का पता चलता है। उनकी हर कहानी या उपन्यास के जरिए हमें सत्य के एक अंश का साक्षात्कार होता है और वह चाहती है कि उसके सहारे एक सहृदय व्यक्ति अपनी चेतना, अपनी संवेदना, अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता की पहचान पाए। कृष्णा जी ने कहानियों को, उपन्यास को, उसके साथ साथ चिंतन को भी परख लेना या उनके लेखों के माध्यम से एक नई पहचान बनाने का उन्होंने प्रयास किया। अब देखिएगा कि उनकी जो लेखन की गुणवत्ता है, उन लेखन की गुणवत्ता में उनका जो विश्वास अधिक दिखाई देता है वह कहाँ पर है। तो कृष्णा सोप्ती कथा साहित्य के क्षेत्र में अपना एक विशेष व्यक्तित्व और विशिष्ट रचना के द्वारा वह प्रसिद्ध प्राप्त करती है। कम लेखन की विशेषता के कारण वो हिंदी संसार में बहुत ज्यादा लिख लिया है ना, और कुछ पाया नहीं। जैसे यदि हम बिहारी की बात करते हैं तो बिहारी के दोहे कितने छोटे हैं। परिमार्जित तौर पर यदि आपने बिहारी के दोहों को पढ़ा होगा तो सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर,
और इस प्रकार से जो बिहारी के जो दोहे हैं छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे, मतलब यहाँ तय है कि वह बात बता देने में माहिर हो जाते हैं कि छोटे से दोहे के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं। नहीं परागु नहीं मधुर मधु विकास ही काल, अली कली ही सो बंदो आगे कौन हवाल। और इस प्रकार का कार्य जब वह कार्य करता है तो जो दरबार का कवि है, हमारा दरबार का राजा है, जिस रूप में वह रंग रंगीलियां मना रहा है, वो तुरंत उस जगह पर आ जाता है और वह अपनी जो दरबार की जो कार्य रचना है उसके साथ वह पेश आता है। ठीक उसी प्रकार अब आ जाइएगा यहाँ पर, हमारे जो कृष्णा सोबती है बहुत कम लिखती है और कम लिखने के कारण वो पूरे सृष्टि में वो फेमस हो जाती है, क्योंकि उनकी साहित्य रचनाएं जो है वह गौरव का काम करती है। और जब वह दीर्घ साधना का परिणाम होता है और यही गौरवशाली कम लिखती है, विशिष्ट लिखती है, और इसी के माध्यम से वह स्पष्टवादिता का, उनकी बुद्धिवादी व्यक्तित्व का भी वह परिचय अपने आप दे देती है। केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि रचनाओं में भी उन्होंने दूसरों का हस्तक्षेप उन्हें सहन नहीं होता। मतलब एक बात आपको यहाँ इस जगह पर हम सुस्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि एक स्वतंत्र विचारों वाले, है ना, एक ऐसा अनोखा स्वतंत्र विचार उनका है कि अनोखे विचारों के साथ साथ वह कार्य करती हुई दिखाई देती है। स्त्री स्वतंत्रता की समर्थक वह रही है। अब कैसे, किस प्रकार से उन्होंने स्त्री स्वतंत्रता की बातें की, तो कृष्णा जी जहाँ नारी की पराधीनता जिंदगी के करीब से उन्होंने देखा, हम यूं कहेंगे कि देखा ही नहीं, उन्होंने उसे अनुभव भी किया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ इस जगह पर हम लोग रुक जाएंगे। कल की तहसीका में स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक वो कैसे रही, उसे हम आपको बताने का